तो बिल्डिंग मटेरियल में हमने बात कर ली थी सीमेंट की। सीमेंट कंप्लीट हो गया था हमारा। टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद लाइम। सो आज बात करेंगे हम लाइम की। दिस वाज द लास्ट पॉइंट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लाइम। तो कल तक हमारा सीमेंट कंप्लीट हो गया था। सिंस यस्टरडे सीमेंट वाज कंप्लीटेड, so today we'll be starting with the lime. आज तो आवाज आ रही होगी क्लियर? क्लियर है आज? चलो, विल बी स्टार्टिंग विद द डिस्कशन। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट सीमेंट। लास्ट क्लास में हमने बात किया था सीमेंट के बारे में। तो सीमेंट वाज अ बाइंडिंग मटेरियल जिसको हमने आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया था। सीमेंट के इंट्रोडक्शन से पहले लाइम इज यूज्ड और लाइम वाज यूज्ड एज अ बाइंडिंग मटेरियल। तो सीमेंट को हम बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में। जब तक सीमेंट डेवलप नहीं हुई थी, बताया भी था 1824-25 में डेवलप हुई थी, उससे पहले भी तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी चाहिए कंस्ट्रक्शन के अंदर। वो बाइंडिंग प्रॉपर्टी हम डेवलप कराते थे लाइम की मदद से। इनफैक्ट सीमेंट के अंदर भी जो मेजर इंग्रेडिएंट था वो लाइम ही था। सो लाइम वाज यूज्ड एज अ बाइंडिंग मटेरियल प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। ये एक नेचुरल बाइंडिंग मटेरियल है। इट इज अ नेचुरल बाइंडिंग मटेरियल। सो अब कैसे मिलता है? जैसे हमने आर्टिफिशियली सीमेंट को बनाया था तो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस देखी थी। अब क्योंकि ये नेचुरल है तो हमें ये पता होना चाहिए मिलता कैसे है। सो लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन। तो लाइम मिलती है लाइमस्टोन के कैल्सिनेशन से। अब एक नई चीज़ आई कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है? कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एन ओर अप टू द रेडनेस। कैल्सिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम ओर को हीट करते हैं जब तक वो रेड नहीं हो जाती। तो लाइम की ओर है लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन ये रही कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम हीट करते हैं जब तक ये रेड नहीं हो जाती। कार्बन डाइऑक्साइड वेपराइज हो जाता है, पानी वेपराइज हो जाता है, क्या मिल जाती है हमें? लाइम मिल जाती है। तो ये लाइम मिल गई हमें। सो लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है दैट लाइम विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ 90 to 95% प्योर लाइमस्टोन इज नोन एज क्विक लाइम, कॉस्टिक लाइम और लंप लाइम। वो लाइम जो 90 to 95% लाइमस्टोन से मिले, तो लेट अस सपोज ये लाइमस्टोन की प्यूरिटी 90 to 95% है। अगर इसकी कैल्सिनेशन करके लाइम मिला, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं क्विक लाइम, कॉस्टिक लाइम या लंप लाइम। सो इट विल बी टर्म्ड एज क्विक लाइम, कॉस्टिक लाइम और लंप लाइम। क्यों बोला क्विक लाइम, कॉस्टिक लाइम, लंप लाइम? इन सारी नाम के पीछे कोई ना कोई इसकी प्रॉपर्टी है। एक एक करके सारी प्रॉपर्टी उठाते हैं। पहली, व्हाई इट इज टर्म्ड एज क्विक लाइम? क्योंकि क्विक लाइम की एफिनिटी पानी के लिए बहुत ज़्यादा होती है। क्विक लाइम क्विकली रिएक्ट्स विद द वाटर एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइम पानी के साथ क्विकली रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा? क्विक लाइम। क्योंकि क्विक लाइम पानी में कॉस्टिक एल्कलिनिटी इम्पार्ट करता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा? कॉस्टिक लाइम। क्योंकि ये लंप की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? लंप लाइम। तो उसके तीन नाम थे, क्विक लाइम, लंप लाइम और कॉस्टिक लाइम। अब इसकी जो एफिनिटी है पानी को लेके, उसके साथ जो रिएक्शन है वो आपको अलग से दिखा रखी है। तो क्विक लाइम क्विकली रिएक्ट्स विद वाटर, इसकी पानी के साथ रिएक्शन को हम स्लेकिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। और सीमेंट पे हमने ये डिस्कस किया था कि पानी के साथ जो रिएक्शन है उसको हाइड्रेशन बोला जाता है। तो इस हाइड्रेशन रिएक्शन को स्लेकिंग बोला जाता है। सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए कितना पानी चाहिए? 23%। लाइम के हाइड्रेशन के लिए कितना चाहिए? 32%। सो फॉर हाइड्रेशन ऑफ लाइम वाटर रिक्वायर्ड इज 32%। इस स्लेकिंग रिएक्शन में क्या बनती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है। क्योंकि इस स्लेकिंग रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है, इस लाइम को हम क्या नाम दे देते हैं? स्लेक्ड लाइम। क्लियर है? या हाइड्रेटेड लाइम या मिल्क ऑफ लाइम। हाइड्रेटेड लाइम क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन के बाद बना।
स्लेक्ड लाइम क्यों? क्योंकि स्लेकिंग के बाद बना। मिल्क ऑफ लाइम क्यों? क्योंकि मिल्क की तरह अपेयर होता है, देयर बाय इट इज टर्म्ड एज मिल्क ऑफ लाइम। साथ में हीट भी रिलीज होती है, कहने का मतलब है ये भी कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कितनी हीट इवॉल्व होती है? 15.6 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये जो स्लेकिंग रिएक्शन है एक्सपेंसिव रिएक्शन है, कहने का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम कैल्शियम ऑक्साइड के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। तो जब स्लेकिंग होती है लाइम स्वेल कर जाता है, इट स्वेल्स, और ये रीज़न था हमारे सीमेंट की अनसाउंडनेस के लिए। क्लियर है चीज़? क्लियर है की कहानी? तो सारे नाम भी निकल के आ गए। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रेटेड लाइम की। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द हाइड्रेटेड लाइम, या आप बोल सकते हो स्लेक्ड लाइम या मिल्क ऑफ लाइम। अभी जो हाइड्रेटेड लाइम है इसको जितना जल्दी हो सके यूज़ कर लेना चाहिए। ये जो हाइड्रेटेड लाइम है इसको जितना जल्दी हो सके यूज़ कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा होती है, बिकॉज इट्स एफिनिटी इज मोर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? ये इमीडिएटली रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इट इमीडिएटली रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब ये वेस्ट हो जाता है। तो अगर हमने इसको यूज नहीं किया, इफ यू हैव नॉट यूज्ड आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, इट विल गेट वेस्टेड आउट। इनफैक्ट ये रिएक्शन तो हमने इन्वायरमेंट में भी देख रखी है इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, लाइम सोडा मेथड के अंदर। वी टॉक्ड अबाउट दिस इन लाइम सोडा मेथड कि लाइम वेस्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के अंदर। क्लियर है चीज? तो ये तो बेसिक जानकारी थी लाइम के बारे में कि लाइम मिलता कैसे है। नेक्स्ट हमने जैसे सीमेंट के अंदर बात करी थी कि इंग्रेडिएंट्स क्या है सीमेंट के, कैल्सीरियस, आर्जिलेशियस। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स क्या, लाइमस्टोन के। सीमेंट के अंदर ऑप्शन था हमारे पास उसके इंग्रेडिएंट्स को चेंज करने का, यहाँ पर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, पर हमें उसके फंक्शंस तो पता होने चाहिए। वी शुड नो अबाउट द फंक्शंस ऑफ दैट। तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं लाइमस्टोन के? पहला क्ले। अब क्या काम है क्ले का? इट इम्पार्ट्स हाइड्रोलिसिटी टू द लाइम। तो इसका काम है लाइम में हाइड्रोलिसिटी इम्पार्ट करना। अभी हाइड्रोलिसिटी क्या है? हाइड्रोलिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइम बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट इज केपेबल ऑफ सेटिंग इन वाटर। हाइड्रोलिसिटी वो प्रॉपर्टी है लाइम की जिसकी वजह से वो पानी में भी सेट कर जाती है, और ये प्रॉपर्टी लाइम के अंदर क्ले इम्पार्ट करता है। दिस प्रॉपर्टी इज इम्पार्टेड इनटू द लाइम बाय द क्ले। अब क्यों क्ले की इनसॉल्युबल है पानी के अंदर, ये भी लाइम को क्या बनाता है? इनसॉल्युबल बना देता है। सिंस इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर इट मेक्स द लाइम इनसॉल्युबल। नेक्स्ट, अगर ये क्ले ज़्यादा हुआ या कम हुआ, अगर ये क्ले ज़्यादा हुआ या कम हुआ, दोनों ही केसेस के अंदर, इन आइदर ऑफ द केसेस, इट अरेस्ट दी स्लेकिंग और रिटार्ड्स दी स्लेकिंग। ये स्लेकिंग को क्या करता है? रोकता है। तो अगर क्ले की क्वांटिटी ज़्यादा हुई, क्ले की क्वांटिटी कम हुई, दोनों ही केस में ये क्या नहीं होने देता? दोनों ही केस में ये स्लेकिंग नहीं होने देता। और स्लेकिंग की प्रोसेस मैंने अभी पीछे आपको बताई थी। स्लेकिंग वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, लाइम रिएक्ट कर जाती है पानी के साथ और इट रिएक्ट्स विद दी वाटर एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। क्लियर है चीज? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि फॉर अ गुड लाइम, अगर हम गुड लाइम की बात करें, क्ले की परसेंटेज फिक्स कर रखी है। सो फॉर अ गुड लाइम इट मस्ट बी इन द रेंज ऑफ व्हाट? ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये 8 से लेकर 30% के बीच में होना चाहिए। तो ये 2% नहीं है, 8% है। So for a good lime, it should be in the range of 8 to 30%. तो ये पहला इंग्रेडिएंट आ गया, दिस इज द फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ द लाइमस्टोन। क्लियर? अच्छा, पीछे हमने जब बोला था कि लाइमस्टोन की प्यूरिटी है 92 से लेके लेट अस सपोज 95% या 95 से लेके 98%, तो जो बची हुई चीज थी वो इम्प्यूरिटी थी, और वो इम्प्यूरिटी होती है क्ले। कहने का मतलब है क्ले को हम यहाँ पे क्या कंसिडर करके चलते हैं? क्ले को यहाँ पे इम्प्यूरिटी कंसिडर करके चलते हैं। वी कंसिडर द क्ले एज इम्प्यूरिटी हियर। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? चले आगे। चलिए कंटिन्यू। देखिए, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ द लाइमस्टोन इज सॉल्युबल सिलिका। अब ये क्या है सॉल्युबल सिलिका? जो सिलिकेट्स होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के, ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइम की हाइड्रोलिसिटी के। दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिटी ऑफ द लाइम। कहने का मतलब ये दूसरा इंग्रेडिएंट है जो लाइम को सेट कराता है पानी की प्रेजेंस में या डैम्प लोकेशंस के अंदर। जैसे हमने सीमेंट में देखा था, 3 इंग्रेडिएंट्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे अनसाउंडनेस के लिए। देयर वर 3 इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनसाउंडनेस।
यहाँ पर 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, इसकी हाइड्रोलिसिटी के लिए। पहला क्ले आ गया, दूसरा क्या आ गया, सॉल्युबल सिलिका। द फर्स्ट इज क्ले, द सेकंड इज सॉल्युबल सिलिका। क्लियर चीज। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट। ऑर्डर चेंज हो गया क्या इसका, ये थर्ड है, थर्ड इंग्रेडिएंट है। तो थर्ड ऑफ द इंग्रेडिएंट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो तीसरा इंग्रेडिएंट है हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब क्या है मैग्नीशियम कार्बोनेट, अगर इसकी प्रोसेस को समझे, जो कार्बोनेट्स हैं मैग्नीशियम के, ये हेल्प करता है लाइम की स्लेकिंग के अंदर। इट हेल्प्स इन द स्लेकिंग ऑफ द लाइम। और स्लेकिंग का प्रोसेस पीछे आपको बताया था, द प्रोसेस ऑफ द स्लेकिंग वाज बीइंग डिस्कस्ड टू अस। तो जो कार्बोनेट होते हैं मैग्नीशियम के, द कार्बोनेट ऑफ द मैग्नीशियम हेल्प्स इन द स्लेकिंग ऑफ द लाइम। अगर ये स्लेकिंग में हेल्प कर रहे हैं, यानी स्लेकिंग के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या नहीं कर रहे, सेटिंग नहीं होने दे रहे। हेंस इट इज नॉट परमिटिंग द सेटिंग। क्लियर है चीज, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि स्लेकिंग और सेटिंग की प्रोसेस क्या है, जस्ट अपोजिट है। The process of slaking and setting are just opposite of each other. अगर लाइम स्लेक कर रहा है यानी उसकी वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है तो यानी वो क्या नहीं कर पाएगा, इसका मतलब वो सेट नहीं कर पाएगा, hence it will not be able to set. तो कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम allows it to slake and retard its setting. उसको हेल्प करता है स्लेक करने में और उसकी सेटिंग रिटार्ड करता है। नेक्स्ट फंक्शन, अगर ये मैग्नीशिया 30% से ज्यादा हुआ, इफ दिस मैग्नीशिया इज मोर देन 30%, तो ये भी हाइड्रोलिसिटी इंपार्ट करता है। इट ऑल्सो इम्पार्ट्स दी हाइड्रोलिसिटी। इसका मतलब ये तीसरा इंग्रेडिएंट है लाइमस्टोन के अंदर जो हाइड्रोलिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज द थर्ड इंग्रेडिएंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिटी ऑफ द लाइम। क्लियर है चीज। तो वहां पर 3 इंग्रेडिएंट थे जो अनसाउंडनेस कॉज करते हैं, यहाँ पे 3 इंग्रेडिएंट है जो हाइड्रोलिसिटी इंपार्ट करते हैं। द नेक्स्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट इज सल्फेट। जो अगला इंग्रेडिएंट है सल्फेट है। The function of the sulfate is just opposite to that of the magnesium carbonate. जो function है सल्फेट का, वो मैग्नीशियम कार्बोनेट का जस्ट उल्टा है। मैग्नीशियम कार्बोनेट हेल्प कर रहा था किसमें, स्लेकिंग में, यानी सेटिंग रिटार्ड कर रहा था। सल्फेट सेटिंग में हेल्प करता है, रिटार्ड कर देता है स्लेकिंग को। इट रिटार्ड्स द स्लेकिंग प्रोसेस। तो दोनों के फंक्शन जस्ट अपोजिट है। तो हमें बस यहाँ पे फंक्शन ध्यान रखना है, रीजन बीइंग इनकी प्रोपोर्शंस वी कैन नॉट ऑल्टर। तो प्रोपोर्शंस तो ऑल्टर कर ही नहीं सकते हम। क्लियर है। तो ये इंग्रेडिएंट्स आ गए लाइमस्टोन के, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द लाइमस्टोन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसमें से एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है, देखिए। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कितने टाइप्स ऑफ लाइम है। ये जो भी लाइम्स हैं, जो भी टाइप्स हैं, जो भी टाइप्स हैं लाइम के, इनमें आपको क्ले को रेफर करना है और क्ले से ही सारी प्रॉपर्टी निकाल लेनी है। कैसे निकाल लेनी है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्ले को मैंने पीछे क्या बोला था, क्ले को मैंने पीछे बोला था इम्प्यूरिटी। जैसे जैसे क्ले की परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे इम्प्यूरिटी बढ़ती जा रही है, प्यूरिटी कम होती जा रही है। क्ले की परसेंटेज बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो कलर है उसमें से वाइटनेस जाती जाएगी। क्ले कम, वाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा, क्ले ज़्यादा, वाइट की इंटेंसिटी कम। फिर हमें ये भी पता है कि क्ले क्या इंपार्ट करता है, हाइड्रोलिसिटी इंपार्ट करता है। तो जैसे जैसे क्ले की परसेंटेज बढ़ेगी, हाइड्रोलिसिटी बढ़ती चली जाएगी। क्ले स्लेकिंग को अरेस्ट करता है, सेटिंग करने में हेल्प करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर परसेंटेज बढ़ेगी, सेटिंग प्रोसेस में हेल्प मिलेगा, आप उसमें आप उसको स्ट्रेंथ वाली एक्टिविटीज में यूज कर सकते हो। स्ट्रेंथ वाली एक्टिविटीज में यूज कर सकते हो, जैसे एग्जांपल ब्रिक मेसनरी, जैसे एग्जांपल स्टोन मेसनरी। तो इन स्टोन मेसनरी, ब्रिक मेसनरी हमें स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। इन दैट केस वी कैन टेक द हेल्प ऑफ व्हाट, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। तो इसका मतलब यहाँ पे सारी चीजों को मैंने किससे रिलेट करके दे दिया आपको, क्ले से रिलेट करके दे दिया। ऑल दी प्रॉपर्टीज आर लिंक्ड विद द क्ले। क्लियर है चीज। चले आगे, अब एक एक करके सबको उठाएंगे। शैल वी कंटिन्यू। चलो अब पहला लाइन उठाते हैं, पहला लाइन उठाते हैं, पहला है फैट लाइन।
द फर्स्ट लाइम इज टर्म्ड एज फैट लाइम. अब क्या है फैट लाइम? इट स्लेक्स विग्रसली एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज बाय 2 to 2.5 टाइम्स. ये लाइम के अंदर विग्रस स्लेकिंग होती है और इसकी वॉल्यूम 2 से 2.5 गुना बढ़ जाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? फैट लाइम. ये कैसे मिलता है हमें? ये हमें मिलता है बाय दिस कैल्सिनेशन ऑफ लाइम हैविंग प्योरिटी मोर देन 95%. अगर प्योरिटी बहुत ज़्यादा है यानी 95% से भी ज़्यादा है, इसको क्या बोल देंगे हम? प्योर लाइम या रिच लाइम या हाई कैल्शियम लाइम, कुछ भी नाम दे दो, आइदर प्योर लाइम और रिच लाइम और हाई कैल्शियम लाइम. क्लियर है चीज? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये पोजेस करता है परफेक्ट वाइट कलर. ये पोजेस करता है परफेक्ट वाइट कलर. क्लियर है? इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? वाइट लाइम. क्लियर चीज? अगर ये परफेक्ट वाइट कलर पोजेस करता है तो उसको मैं वहां पर यूज कर सकता हूँ जहां पर एस्थेटिक वैल्यू चाहिए, जैसे एग्जांपल वाइट वॉशिंग, लाइक वाइट वॉशिंग. क्लियर चीज? अगर इसमें स्लेकिंग हो रही है तो इसको मैं कहाँ यूज नहीं कर पाऊंगा? जहां पर मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, यानी ये मेसनरी के अंदर काम नहीं करता. ये फैट लाइम हमें कहाँ से मिलता है? सी शेल से. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम दी सी शेल. तो आप इसको रिलेट कर सकते हो क्ले के साथ. क्ले कितनी है? 5% से भी कम है, इसलिए इसके अंदर परफेक्ट वाइट कलर है. इट इज पोजेसिंग परफेक्ट वाइट कलर. क्लियर है चीज? चले आगे. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोलिक लाइम. अब क्या है हाइड्रोलिक लाइम? हाइड्रोलिक लाइम नाम में लिखा हुआ है. इस हाइड्रोलिक लाइम को वाटर लाइम भी बोला जाता है. दिस हाइड्रोलिक लाइम इज ऑल्सो टर्म्ड एज वाटर लाइम. वाई? इट इज केपेबल ऑफ सेटिंग इन वाटर. ये पानी में भी सेट हो सकता है. कौन इम्पार्ट करता है हाइड्रोलिसिटी? क्ले. तो इसमें क्ले की परसेंटेज ज़्यादा होती है. पीछे कितनी थी? 5. यहाँ पर है 8 से लेकर 30, जो एक गुड लाइम में होनी चाहिए. पर अगर क्ले बड़ा यानी प्योरिटी क्या कम हो जाएगी? प्योरिटी कम हो गई तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन हैविंग प्योरिटी 92 to 70%. तो ये मिलती है हमें कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन से, जिसकी प्योरिटी कितनी है? 92 से लेकर 70% के बीच में. क्ले कंटेंट ज़्यादा यानी वाइट कलर नहीं होगा, सो इट पोजेस ऑफ वाइट कलर. क्योंकि ये ऑफ वाइट कलर पोजेस कर रहा है, इसको कहाँ यूज नहीं कर पाओगे? वहाँ यूज नहीं कर पाओगे जहाँ पे एस्थेटिक वैल्यू चाहिए, जैसे एग्जांपल वाइट वॉशिंग के अंदर. पर इसमें जो हार्डनिंग की प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली फास्टर होती है. हार्डनिंग की जो प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली फास्टर होती है देन फैट लाइम. तो इसको हम वहाँ यूज कर सकते हैं जहाँ पर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, जैसे एग्जांपल ब्रिक मेसनरी एंड स्टोन मेसनरी. तो सारी प्रॉपर्टी कहाँ से यूज कर ली हमने? तो सारी प्रॉपर्टी हमने उठा के देख ली फ्रॉम क्ले ओनली. हेंस द एंटायर प्रॉपर्टी इज बीइंग रेफर्ड फ्रॉम द क्ले इटसेल्फ. क्लियर है चीज? नेक्स्ट, ये मिलता कहाँ से हमें? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कंकर. ये हमें कंकर से मिलता है. जैसे पीछे कहाँ से मिल रही थी? सी शेल से मिल रही थी. ये हमें कहाँ से मिलती है? कंकर से मिलती है. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कंकर. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ लाइम इज टर्म्ड एज पुअर लाइम. और आगे बढ़े. पीछे क्ले कंटेंट था 5%, यहाँ पे क्ले कंटेंट है 8 से लेके 30%. अब क्ले कंटेंट हमारा और ज़्यादा हो जाएगा. सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लाइमस्टोन हुज प्योरिटी इज लेस देन 70%. ये हमें मिलती है लाइमस्टोन से जिसकी प्योरिटी क्या है? 70% से भी कम है. अगर 70% से भी कम है प्योरिटी, इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि क्ले कंटेंट 30% से भी ज़्यादा है. क्ले कंटेंट 30% से भी ज़्यादा है, इस बात का मतलब क्या हुआ? इफ क्ले कंटेंट इज मोर देन 30%, यानी कलर कैसा होगा? मडी वाइट, या आप बोल सकते हो ग्रे कलर मिलेगा इसके अंदर. यू विल बी गेटिंग मडी वाइट कलर और ग्रे कलर. इसमें ना स्लेकिंग होती है ना हार्डनिंग होती है. इस लाइन में ना स्लेकिंग मिलेगी ना हार्डनिंग मिलेगी. इसका मतलब किसी काम का नहीं है ये. फिर कहाँ पर यूज कर सकते हो? माइनर इंजीनियरिंग वर्क्स में यूज कर सकते हो. इट इज यूज फॉर माइनर इंजीनियरिंग वर्क्स, जैसे ब्रिक वर्क अराउंड फाउंडेशन. तो अगर फाउंडेशन के चारों तरफ आपको ब्रिक वर्क करनी है, वहां पर आप इसे यूज कर सकते हैं. कहाँ से मिलता है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द डोलोमाइट स्टोन. ये डोलोमाइट स्टोन से मिलती है. तो ये इसकी एप्लीकेशन निकल के आ गई. तो इसका मतलब पीछे था फैट लाइम, फॉलोड बाय द हाइड्रोलिक लाइम, फॉलोड बाय द पुअर लाइम. तो हमने इंग्रेडिएंट्स देख लिए, हमने टाइप ऑफ लाइम देख लिए, लाइम मिलता कहाँ से वहाँ को देख लिया हमने, फ्रॉम वेयर इट इज बीइंग ऑब्टेन्ड. नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट. अच्छा, ये सवाल ही आ गया. तो फैट लाइम अभी डिस्कस किया था. फैट लाइम कहाँ से मिलता है हमें? सी शेल से मिलता है. ठीक है. हाइड्रोलिक लाइम कहाँ से मिलती है? हाइड्रोलिक लाइम हमें कंकर से मिलती है. देन क्विक लाइम हमें कहाँ से मिलती है?
क्विकलाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेयर? कैल्साइल्ड लाइमस्टोन। नॉन हाइड्रोलिक लाइम यानी पुअर लाइम हमें कहाँ से मिलती है? कैल्साइंड डोलोमाइट स्टोन। आंसर मैच करा लो, यू कैन मैच ऑफ द आंसर। आज खा सकते हैं आंसर कहाँ से निकल के आ रही है। क्लियर है? हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। सो नेक्स्ट इज पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। कैल्शियम कार्बोनेट इज अ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट रॉ मटेरियल है लाइम की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो ठीक है। देन कंकर इज एन इम्प्योर लाइमस्टोन। ठीक है, इम्प्योर लाइमस्टोन सही है। कोरल फॉर मैन्युफैक्चरिंग लाइम इज अ सी एनिमल। ठीक है, ये बात भी सही है, सी शेल से मिलती है लाइम की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो तीनों बातें सही हैं, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below the list. So match list 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below the list. क्या है? सिलिका क्ले सल्फेट। अच्छा, सिलिका क्ले सल्फेट, ठीक है। Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list. लिस्ट 1 में आपको इंग्रेडिएंट दे रखे हैं, लिस्ट 2 में आपको प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। एंड लिस्ट 2 दी प्रॉपर्टीज आर गिवन टू यू। क्या है लिस्ट 1 की प्रॉपर्टी, लिस्ट 2 की प्रॉपर्टी? हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी, पुअर सीमेंटिंग, इंक्रीज रेट ऑफ सेटिंग, रिड्यूस सेटिंग टाइम। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स हैं लाइमस्टोन के। These are the ingredients of the limestone which are being asked. चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिलिका, सिलिका तो पीछे बताया था, सिलिका soluble silica, so soluble silica, then magnesium carbonate, then we have talked about sulfate also. तो सल्फेट क्या करता है? सेटिंग कराता है। सल्फेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेटिंग, तो ये तो मेरा डायरेक्टली आ गया। सल्फेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेटिंग, सल्फेट रिस्पॉन्सिबल है सेटिंग के लिए। नेक्स्ट, क्ले, क्ले हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी इंपार्ट करती है। So clay imparts the hydraulic property. So hydraulic property. Then we have silica. अब सिलिका में हमने डिस्कस किया कि ये क्या करती है, ये भी हाइड्रोलिसिटी इंपार्ट करती है। तो सिलिका ए का वन तो कहीं पे है ही नहीं, तो रिड्यूस सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम का कोई लिंक है ही नहीं, तो हम बोल देंगे पुअर सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। सो पुअर सीमेंटिंग प्रॉपर्टी आप मैच करा सकते हो। नाउ यू कैन मैच। क्या ऑप्शन है? नेक्स्ट, क्विकलाइम कमिंग आउट ऑफ द क्लेन इज ऑल्सो नोन एज। क्विकलाइम के नाम बताए थे, क्विकलाइम के नाम थे लंप लाइम और कॉस्टिक लाइम। तो क्विकलाइम को हम क्या बोलते हैं? लंप लाइम भी बोलते हैं। सो इट मे ऑल्सो बी टर्म्ड एज लंप लाइम। सो क्विकलाइम को लंप लाइम बोला जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो देखिए, लाइम के दो यूजेस निकल के आते हैं, दो यूजेस नहीं बोल सकता, लाइम के दो फॉर्म निकल के आ सकते हैं। देयर आर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लाइम व्हिच आर बीइंग यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। एक को बोलते हैं लाइम पुट्टी, दूसरे को बोलते हैं कोर्स स्टफ। दोनों सेम चीजें, बोथ आर सेम थिंग, दोनों में बस थोड़ा सा फर्क होता है। अब क्या दोनों में फर्क होता है? लाइम पुट्टी, लाइम पुट्टी कैसे ऑब्टेन होती है? सो लाइम पुट्टी इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द हाइड्रेटेड लाइम विद द वाटर और मिक्सिंग द हाइड्रेटेड लाइम विद द वाटर। तो हाइड्रेटेड लाइम को हम पानी के साथ मिक्स कर देते हैं। क्लियर है? तो हाइड्रेटेड लाइम को पानी के साथ मिक्स किया, उसको स्टर किया, देन इट इज बीइंग स्टर्ड।
स्टर करने के बाद उसकी कंसिस्टेंसी को बनाया ऑफ अ थिक क्रीम, और इसको हमने रोक दिया मैच्योर होने के लिए, एंड इट इज बीइंग स्टैंड और अलाउड टू स्टैंड फॉर मैच्योरिंग ऑफ 16 आवर्स। तो 16 घंटे के लिए इसको मैच्योर होने के लिए हमने रोक दिया। फिर इसके बाद आप इसको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हो, जैसे बेस बना देते हैं वाइट वॉशिंग के लिए, या क्रैक्स को फिल करना है तो वो भी हो जाएगा। तो ये हमारी लाइन पुट्टी निकल के आ गई। अब लाइन पुट्टी में अगर आप सैंड भी मिला दो ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी और इंक्रीज हो जाए, इसको हम कोर स्टफ बोल देते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज कोर स्टफ। तो लाइन पुट्टी कैसे बनी? हाइड्रेटेड लाइम को पानी के साथ मिलाया, उसकी स्टरिंग करी, कंसिस्टेंसी बनाई थिक पेस्ट की तरह, फिर हमने इसको स्टैंड करा दिया, यूज़ करने से पहले। क्लियर है? हाँ, बस ध्यान रखा जाता है, क्या ध्यान रखा जाता है कि ये जो लाइन पुट्टी और कोर स्ट्रिप है, ये जो लाइन पुट्टी और जो कोर स्ट्रिप है, इसमें क्या नहीं हो, उसकी ड्राइंग नहीं हो। क्लियर चीज़? हाँ, तो ये दोनों एप्लीकेशन निकल के आ गई इसकी। दीज आर द टू एप्लीकेशन ऑफ दिस। नोट करो फटाफट। चले आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है एप्लीकेशन ऑफ लाइन। अब देखो, इसकी एप्लीकेशन कंस्ट्रक्शन में तो है ही, देयर आर सेवरल एप्लीकेशंस इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस अलग अलग फील्ड्स में भी एप्लीकेशन है लाइम की। अगर मैं कंस्ट्रक्शन की एप्लीकेशन की बात करूँ, वाइट वॉशिंग में, प्लास्टरिंग में यूज़ होता है, ब्रिक मेसनरी, स्टोन मेसनरी में यूज़ होता है, ऑर्नामेंटल वर्क्स के अंदर यूज़ होगा। इसके अलावा हमने ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में यूज़ किया, सॉफ्टनिंग के अंदर। फिर हमने स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल के अंदर यूज़ किया, सॉइल में प्लास्टिसिटी रिड्यूस करता है सॉइल की। फिर ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में भी यूज़ होता है और मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में भी यूज़ होता है। तो कहने का मतलब है लाइम की एप्लीकेशन बहुत वाइड है। देयर आर वाइड एप्लीकेशंस ऑफ लाइम। क्लियर है? चले, तो ये सारी कहानी थी हमारे लाइम की। दिस वाज द एंटायर स्टोरी ऑफ द लाइम। अच्छा, सवाल भी है क्या भाई आगे? देखो भैया, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर अंडर वाटर, द टाइप ऑफ द लाइम यूज इज हाइड्रोलिक लाइम। पानी में सेट हो सकता है ये, इट इज केपेबल ऑफ सेटिंग इन वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉस्टिक लाइम? कॉस्टिक लाइम मतलब क्विक लाइम, लंप लाइम, कॉस्टिक लाइम, यही नाम था इसका। तो ये लाइम हो गया। ये क्या सीमेंट का सवाल यहाँ आ गया क्या? चलो देखते हैं क्या है सीमेंट का सवाल। हाई अर्ली स्ट्रेंथ, रैपिड हार्डनिंग, हाई एल्यूमिना, इन दोनों में मिलेगी आपको।
तो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, पर ए में 2 है, 4 है ही नहीं, तो ए में आ गया रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। लाइनिंग ऑफ कैनाल सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, तो लाइनिंग ऑफ कैनाल सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट डायरेक्टली बताया हुआ है। देन फ्रॉस्ट एंड एसिड रेजिस्टेंस हाई एल्यूमिना सीमेंट, देन आ गया एसिड रेजिस्टेंस, मरीन स्ट्रक्चर पोज़ोलॉनिक सीमेंट, रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर ज़्यादा होती है इसकी, तो पोज़ोलॉनिक सीमेंट यूज़ करेंगे। चले अभी प्रॉब्लम से which of the following ingredients are referred to the binding materials of the mortar, so which of the following ingredients are referred to the binding materials of mortar। अच्छा सीमेंट है, लाइम है, सैंड है, एशेस है, मोटार बाइंडिंग मटेरियल निकालना है, सीमेंट और लाइम है बाइंडिंग मटेरियल, so these are the two binding materials, सीमेंट और लाइम, ये बाइंडिंग मटेरियल है। चले चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब हमने सीमेंट की बात कर ली, हमने मोटार की बात, लाइम की बात कर ली, दोनों बाइंडिंग मटेरियल कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे मोटार की। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट मोटार। फिर मोटार क्या होता है? मोटार इज अ पेस्ट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ द वाटर in specified proportion in the mixture of binding material and aggregate। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोटार एक पेस्ट है जो तब बनती है जब आप पानी को मिलाओ स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में, जब आप पानी को मिलाओ स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में, किसके अंदर? इन द मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल एंड एग्रीगेट। अब बाइंडिंग मटेरियल के बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। कौन कौन से ऑप्शन है? सीमेंट है, लाइम है, जिप्सम है। एग्रीगेट के कौन कौन से ऑप्शन है? सैंड है, सुर्खी है। ध्यान रखना ये फाइन एग्रीगेट है, अभी आगे डिस्कस करूंगा इस बात को भी। तो अगर आप पानी को मिलाओ स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में बाइंडिंग मटेरियल और एग्रीगेट के मिक्सचर के अंदर, जो पेस्ट बनती है उसको हम क्या बोल देते हैं? मोटार बोल देते हैं। द पेस्ट विच इज फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज मोटार, उसको मोटार बोला जाता है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन दी आपके ऑब्जेक्टिव के लिए कि 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोटार, सॉरी 1.25 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटार इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोटार, या बोल सकते हो 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोटार इज इक्वल टू 1.25 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटार। दोनों में से कोई सी भी रिलेशन यूज कर सकते हो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि आपसे वो इंग्रेडिएंट कैलकुलेट करवाएगा, वो सीमेंट भी कैलकुलेट कराएगा और एग्रीगेट भी कैलकुलेट कराएगा। उसके लिए हमें इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा या इस जानकारी को यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब है, अगर आप 1.25 मीटर क्यूब ड्राई मोटार लो, ड्राई मोटार मतलब बाइंडिंग मटेरियल लो और एग्रीगेट लो, इसमें जब आप पानी मिलाओगे, व्हेन यू विल ऐड वाटर इन दिस, वो पानी जाके एयर को ऑक्यूपाई करता है। कहने का मतलब है जो वॉल्यूम पहले एयर ने ऑक्यूपाई किया वो पानी ऑक्यूपाई करता है, और जब हम पानी मिलाते हैं, मिक्सिंग करते हैं, कुछ एयर एक्सपेल भी कर जाती है। इसका मतलब वॉल्यूम कम हो जाता है। ये मत बोलना कि हमने बाइंडिंग मटेरियल और एग्रीगेट के अंदर पानी मिलाया तो वॉल्यूम कम कैसे हो गई, वॉल्यूम तो बढ़नी चाहिए थी। नहीं, क्योंकि पानी ने कोई एडिशनल वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं किया, पानी ने वही वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जो एयर ऑक्यूपाई करके बैठी थी, विच वॉज ऑलरेडी बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द एयर। क्लियर है चीज? चले तो डायरेक्टली आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हो कि 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोटार इज इक्वल टू 1.25 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटार। तो वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन डायरेक्टली। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि जो आपने सैंड यूज करी मोटार के प्रिपरेशन के लिए, उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सो सैंड विच इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मोटार should possess certain specific properties।
पहला, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। सैंड में ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सैंड में ऑर्गेनिक मैटर हुआ, इट विल अंडरगो डिकम्पोजिशन, गैसेस प्रोड्यूस होंगी, क्रैक क्रिएट हो जाएंगे हमारे मोटार के अंदर। नेक्स्ट, इट शुड बी केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट नहीं हुआ तो दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। इट शुड बी फ्री फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्ट दैट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कोई भी सॉल्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले एटमॉस्फेयर में से। कहने का मतलब ये एल्कली की बात कर रहा है। एल्कली से एफ्लोरेसेंस, एफ्लोरेसेंस से फिर स्टेन्स डेवलप हो जाएंगे। दूसरा, इट शुड बी वेल ग्रेडेड। अगर हमारी सैंड वेल ग्रेडेड हुई, परमेबिलिटी कम निकल के आएगी, वाटर टाइटनेस ज़्यादा होगी। वाटर टाइटनेस ऑफ द मोटार विल कम आउट टू बी मोर, मोर ओवर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा निकल के आएगी। ये बात मैं आगे डिस्कस करूंगा डिटेल में, जब एग्रीगेट्स आएंगे आई डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट इन डिटेल, पर अभी के लिए सफिशिएंट है। फॉर नाउ दिस इज सफिशिएंट। तो ना ऑर्गेनिक मैटर हो, ना एल्कली हो, वेल ग्रेडेड हो और केमिकली इनर्ट हो। ये हमारी प्रॉपर्टी निकल के आ गई मोटार की। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मोटार। क्लियर है चीज? चलो, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि जो हमने सैंड यूज करी वो क्या पर्पस सॉल्व करती है। कहने का मतलब है क्यों मिलाएं हम सैंड मोटार के अंदर, व्हाट द पर्पस ऑफ एडिंग दी सैंड इन द मोटार। नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारे डिस्कशन का कि भैया काहे मिलाएं सैंड। अब इसके खूब सारे फंक्शन होते हैं, देयर आर सेवरल फंक्शन, और इसके ऊपर सवाल आते हैं। यू विल फाइंड द प्रॉब्लम्स ऑन दिस फंक्शन आल्सो। पहला फंक्शन, सैंड हेल्प करता है मोटार की स्ट्रेंथ को रीएडजस्ट करने में। सैंड स्ट्रेंथ इंपार्ट नहीं करेगा, स्ट्रेंथ तो बाइंडिंग मटेरियल ही इंपार्ट करेगी, पर उस स्ट्रेंथ की एडजस्टमेंट में हमारी सैंड हेल्प करती है। कैसे? अगर मैं बाइंडिंग मटेरियल की क्वांटिटी उतनी रखूं और सैंड की क्वांटिटी बढ़ाता जाऊं, मोटार की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, द स्ट्रेंथ ऑफ द मोटार विल डिक्रीज। उसी तरीके से अगर सैंड की क्वांटिटी घटाऊं, मोटार की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, द स्ट्रेंथ ऑफ द मोटार विल इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि स्ट्रेंथ रीएडजस्टमेंट में हमारी सैंड हेल्प करती है। नेक्स्ट, जब हम सैंड को मिलाते हैं इन द पेस्ट ऑफ द बाइंडिंग मटेरियल, ये बाइंडिंग मटेरियल की पेस्ट को नंबर ऑफ लेयर्स में डिवाइड कर देती है। और हमें पता है कि अगर क्वांटिटी सेम रखते हुए, जैसे लेट सपोज ये सिस्टम है हमारा, इसको वापस बना के दिखाता हूँ। लेट सपोज ये सिस्टम है हमारा, दिस इज अवर सिस्टम। क्या हो रहा है इसको? ये है, ये हमारी सिस्टम है। इफ दिस इज अवर सिस्टम, इसको मैंने नंबर ऑफ लेयर्स में ब्रेक कर दिया, सो इट इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ लेयर्स। तो अगर मैंने इसको ब्रेक किया नंबर ऑफ लेयर्स के अंदर, सो इफ इट इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ लेयर्स, तो बाय डूइंग सो क्वांटिटी तो वही है, सरफेस एरिया बढ़ गई है। क्वांटिटी तो वही है पर सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड। सरफेस एरिया बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ? आप सेम क्वांटिटी ऑफ मोटार को ज़्यादा एरिया के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो नाउ आई कैन से द सेम क्वांटिटी ऑफ द मोटार कैन बी अप्लाइड ओवर द मोर एरिया। फायदा मिला। नेक्स्ट, सैंड ऐड करने से मोटार का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो पर्पस ऑफ द सैंड इज टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द मोटार। दूसरा, अगर सैंड ऐड करते जा रहे हो, सीमेंट उतना का उतना ही है, तो मोटार की कॉस्ट होती जाएगी कम, तो ये कॉस्ट भी डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज द कॉस्ट। तो या तो ये क्या करेगा, वॉल्यूम बढ़ा देगा, या ये क्या कर देगा, कॉस्ट को कम कर देगा। नेक्स्ट, श्रिंकेज। सैंड की एडिशन से मोटार की श्रिंकेज भी कम हो जाती है। बाय एडिशन ऑफ द सैंड, द श्रिंकेज ऑफ द मोटार इज रिड्यूस्ड। अब आप बोलोगे कैसे रिड्यूस हो जाती है? पार्टिकल साइज ऑफ द सैंड इज बिगर देन द सीमेंट और एनी बाइंडिंग मटेरियल। तो जब बड़े पार्टिकल्स ऐड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हो जाता है। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हो गया, इसका मतलब डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी क्या होगा, कम हो जाएगा। सो इफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिक्रीजेस, इट मींस डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड विल आल्सो रिड्यूस। इसका मतलब श्रिंकेज कम हो जाएगी, इट मींस द श्रिंकेज विल रिड्यूस। क्लियर है? तो ये बात भी समझ में आती है, दिस पॉइंट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड। तो इसका मतलब मोटार में सैंड ऐड करने से श्रिंकेज भी कम हो जाती है। नेक्स्ट, ये हेल्प करता है सेटिंग के अंदर, इट हेल्प्स इन दी सेटिंग प्रोसेस आल्सो। कैसे हेल्प करता है सेटिंग में? अगर आपने सैंड मिलाई हमारे सीमेंट के अंदर, बड़ा पार्टिकल मिलाया, अभी डिस्कस किया हमने, वॉल्यूम ऑफ वॉइड घटा दिया पर परमेबिलिटी बढ़ा देगा।
परमिटिविटी बढ़ा देगा। इससे जो हीट इवॉल्व हो रही है या जो गैसेज इवॉल्व हो रही है उसको बाहर जाने में क्या मिलेगी, आसानी मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैंड की एडिशन से मोटार को हेल्प मिलती है कि वो गैसेज और हीट को आसानी से एस्केप होने दे, तो सेटिंग यूनिफॉर्म होती है। इसका मतलब सैंड ने स्ट्रेंथ को रीएडजस्ट कराया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया जिससे आप ज़्यादा एरिया के ऊपर इसको अप्लाई कर पाओ, वॉल्यूम बढ़ा दिया या कॉस्ट घटा दी, श्रिंकेज कम कर दी या सेटिंग यूनिफॉर्म करा दी। सेटिंग इज मेड यूनिफॉर्म। क्लियर है पूरी कहानी? चलो ये बात भी समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है क्लासिफिकेशन ऑफ द मोटार। तो पीछे हमने बात करी सैंड की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, फंक्शन क्या है सैंड का। अब हम मोटार की क्लासिफिकेशन करेंगे। मोटार को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल टू क्लासिफाई द मोटार। अब कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, हाउ इट कैन बी क्लासिफाइड। अब क्लासिफिकेशन का तरीका उठाते हैं। विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द मोटार। पहला क्लासिफिकेशन का तरीका ऑन द बेसिस ऑफ द बल्क डेंसिटी। The first of the method available for classification of the mortar is on the basis of the bulk density. पहला हैवी मोटार, लाइट मोटार। हैवी मोटार कौन, जिसकी डेंसिटी 1500 kg पर मीटर क्यूब से ज़्यादा। लाइट मोटार कौन, जिसकी डेंसिटी 1500 किलो पर मीटर क्यूब से कम। ये हमारा लाइट मोटार हो गया। कैसे बनाते हैं हैवी मोटार को, यूजिंग हैवी सैंड। तो हैवी क्वार्ट्ज सैंड यूज़ करते हैं हैवी मोटार को बनाने के लिए। लाइट मोटार कैसे बनाते हैं, बाय द यूज़ ऑफ लाइट पोरस सैंड और विद द हेल्प ऑफ द स्लैग। तो ये इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं मोटार बनाने के लिए, हैवी हो या लाइट मोटार हो। प्यूमाइस इज ऑल्सो रॉ मटेरियल, स्टोन का एक फॉर्म होता है, इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ स्टोन। इसको भी आप यूज कर सकते हो लाइट वेट मोटार बनाने के लिए। नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द मोटार इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ इम्पार्टेड इन एनी मेसनरी वर्क। किसी भी मेसनरी वर्क में ये कैसी स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है। जैसे H1 मोटार, strength will be more than 10 kilonewton per meter square. H2 strength will be in the range of 6 to 7.5. M1, M2, M3 strength will be in the range of 3 to 1.5. L1, L2 strength will be in the range of 0.7 and 0.5. ये क्लासिफिकेशन आ गई हमारे मोटार की ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ के बिहाफ पे हमारी क्या चल रही है, क्लासिफिकेशन चल रही है। तो पीछे थी डेंसिटी की वजह से, अब है क्लासिफिकेशन स्ट्रेंथ की वजह से। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ। आगे बढ़ते हैं, सवाल आ गया। द स्ट्रेंथ ऑफ द मोटार, अच्छा यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, H सिंबल यूज हुआ हाई स्ट्रेंथ मोटार के लिए, M सिंबल यूज हुआ मीडियम स्ट्रेंथ मोटार के लिए, L सिंबल यूज हुआ लो स्ट्रेंथ मोटार के लिए। और जब ये नंबर बढ़ते हैं स्ट्रेंथ घटती है। अब इस लॉजिक को यूज करना है इस सवाल में। द मोटार यूज फॉर मेसनरी कंस्ट्रक्शन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ IS। डेजिग्नेट द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे कम किसकी होगी, L2 लो स्ट्रेंथ, देन मीडियम स्ट्रेंथ, देन हाई स्ट्रेंथ। फिर नंबर घटता है तो नंबर बढ़ता है तो स्ट्रेंथ घटती है, तो L2 L1, M2 M1, H2 H1। क्लियर है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। कैसा बाइंडिंग मटेरियल हमने यूज कर रखा है, हम सीमेंट यूज कर सकते हैं, लाइम यूज कर सकते हैं, जिप्सम यूज करते हैं। ये जो लास्ट में लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं लाइम सीमेंट मोटार, ये मिसिंग है। तो लाइम और सीमेंट दोनों यूज किया हमने, so both lime and cement is used। तो लाइम भी यूज किया, सीमेंट भी यूज किया, तो इसको हम गेज्ड मोटार भी बोलते हैं, ब्रैकेट में डाल दिया गेज्ड मोटार, या इसको एक और नाम दिया जाता है कॉम्पोजिट मोटार। तो देखो एक ही चीज के अलग अलग नाम है। तो सीमेंट मोटार बोल दो, लाइम मोटार बोल दो, जिप्सम मोटार बोल दो, लाइम सीमेंट मोटार बोल दो, या गेज मोटार बोल दो, या कॉम्पोजिट मोटार बोल दो। अब इनमें कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे सीमेंट मोटार की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, सीमेंट मोटार में रेट ऑफ सेटिंग ज़्यादा होगी, लाइम मोटार में श्रिंकेज कम मिलेगी, लाइम मोटार की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी।
तो ये एडवांटेज निकल के आ गए। दीज आर दी एडवांटेजेस। क्लियर है? चले आगे। Shall we continue? Next, on the basis of the aggregate, ऊपर वाली क्लासिफिकेशन बाइंडिंग मटेरियल के बिहाफ पे, नीचे वाली क्लासिफिकेशन एग्रीगेट के बिहाफ पे। अगर मैंने सैंड यूज़ किया तो सैंड मोटार, अगर मैंने सुर्खी यूज़ किया सुर्खी मोटार, सैंड और सुर्खी दोनों लगाया तो सैंड सुर्खी मोटार, मड यूज़ कर लिया तो मड मोटार। तो ये क्लासिफिकेशन इस बिहाफ पे है कि हमने एग्रीगेट कौन सा यूज़ कर रखा है, विच एग्रीगेट इज बीइंग यूज्ड बाय अस। क्लियर है? चलो समझ में आता है। अच्छा सवाल आ गया। In masonry, bricks are joined together by cement mortar. In masonry, bricks are joined together by cement mortar. ठीक है, सही बात है। Cement mortar adheres more effectively to the brick surface than any other material. ठीक है, ये बात भी सही है। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, और दूसरी वाली बात पहली वाली बात का एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर इज क्लियर है चीज? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द मोटार इज ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन के बिहाफ पे, जैसे ब्रिक लेयर मोटार, नाम में लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ मोटार इज इंटेंटेड फॉर ब्रिक लेइंग। अब लेयर नहीं होगा, ये लेइंग होगा, ब्रिक लेइंग मोटार है ये। तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ब्रिक लेइंग मोटार, दिस इज इंटेंटेड फॉर ब्रिक वर्क, ये ब्रिक लेइंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फिनिशिंग मोटार, नाम में लिखा हुआ है फिनिशिंग मोटार, दिस इज इंटेंटेड फॉर द आर्किटेक्चरल और ऑर्नामेंटल वर्क। ये इंटेंटेड ही किसके लिए है? आर्किटेक्चरल या ऑर्नामेंटल वर्क के लिए है। क्लियर है? एप्लीकेशन कहाँ मिलती है? डेकोरेटिव वर्क्स के अंदर। एप्लीकेशन इज इन डेकोरेटिव वर्क्स। क्लियर है? चले Shall we continue? चले आगे। नोट कर लो फटाफट। नोट करो फटाफट, चले आगे।
नोट करो फटाफट। चलो, नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ मोटार है स्पेशल टाइप ऑफ मोटार। अब ये जैसे हमने स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट किए थे, वैसे ही हमारे स्पेशल टाइप ऑफ मोटार भी है, वैसे हमारे स्पेशल टाइप ऑफ मोटार है। अब क्या है? पहला, पैकिंग मोटार। दिस टाइप ऑफ मोटार इज यूज फॉर पैकिंग ऑफ द ऑयल वेल। ये लाइम सीमेंट भी हो सकता है, सीमेंट लाइम भी हो सकता है, देन सीमेंट लोम मोटार भी हो सकता है। इट में बी सीमेंट लोम मोटार ऑल्सो। तो इसका काम क्या होता है? ऑयल वेल की पैकिंग करना। नेक्स्ट है डैम्प प्रूफ मोटार। अब डैम्प प्रूफ मोटार, इसका काम क्या है? डैम्पनेस को रोकना। तो इट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग हाई ग्रेड सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट एज अ बाइंडिंग मटेरियल एंड क्वार्ट्ज सैंड। तो इस मोटार का पर्पस है क्या करना? इस मोटार का पर्पस है डैम्पनेस को रोकना। क्लियर है चीज? सल्फेट रेजिस्टिंग क्यों यूज करी हमने? क्योंकि सॉइल से ही आ रही है, तो मॉइस्चर के साथ सल्फर का अटैक भी रोकना है। फिर कैसे किया? परमेबिलिटी को घटाया। परमेबिलिटी को कैसे घटाया? पोजोलॉनिक मटेरियल को यूज कर दिया हमने। कैसे? सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट कैसे बना रखी है हमने? C3S की प्रोपोर्शन को बढ़ा रखा है, और C3A C4AF क्या कर रखे हैं? कंपैरेटिवली घटा रखे हैं। तो ये लॉजिक तो हमें पता ही है, दिस लॉजिक इज नोन टू अस। नेक्स्ट है साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार। ये क्या मोटार है? ये वो मोटार है जो साउंड को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, पास नहीं कर देता। इट इज प्रिपेयर्ड विद PSC। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ लाइम। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन ऑफ जिप्सम एज अ बाइंडिंग मटेरियल। तो PSC यूज कर सकते हो, लाइम यूज कर सकते हो, जिप्सम यूज कर सकते हो एज अ बाइंडिंग मटेरियल, और साथ में मैग्नेसाइट सैंड भी यूज होती है एज एन एग्रीगेट। So along with this, magnesite sand is being used as aggregate. क्लियर है? Shall we continue? चलो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फायर रेजिस्टेंस मोटार। ये वो मोटार है जो फायर को रेजिस्ट कर सकता है, हाई टेम्परेचर को। तो कैसे बनाया? इसमें हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज कर लेते हैं, और साथ में एग्रीगेट यूज करते हैं, सुर्खी। तो मोटार में हमारे पास एक सीमेंट होगा और एक एग्रीगेट होगा। तो एग्रीगेट यूज करते हैं सुर्खी, और सीमेंट यूज करते हैं हम हाई एल्यूमिना सीमेंट। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है एक्सरे शील्डिंग मोटार। अब ये क्या है? एक्सरे शील्डिंग मोटार नाम में लिखा हुआ है। It is a heavy mortar which is required for plastering the wall and roof of the X-ray cabinet। जैसे हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ पे एक्सरे होता है, तो उस कैबिनेट की हैंडलिंग के लिए हम एक्सरे शील्डिंग मोटार यूज करते हैं। कैसे बनाते हैं? वेल ग्रेडेड सैंड से। OPC हो सकती है, PSC हो सकती है, देन लिथियम इसमें ऐड करते हैं ताकि इनहेंस हो जाए इसकी प्रोटेक्टिव टेंडेंसी। तो उसकी प्रोटेक्टिव टेंडेंसी को बढ़ाने के लिए, प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए लिथियम भी ऐड किया जाता है। तो या तो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट यूज कर लो या OPC यूज कर लो। तो यहाँ पे भी ये था, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट यूज कर लो या OPC यूज कर लो। चलो, ये स्पेशल टाइप ऑफ मोटार हो गया। नेक्स्ट, फायर रेजिस्टेंस ऑफ प्लास्टरिंग कैन बी अचीव्ड बाय मिक्सिंग सुर्खी टू दी सीमेंट मोटार। ठीक है, फायर रेजिस्टेंस हो जाएगी। इंसुलेशन अगेंस्ट फायर साउंड कैन बी अचीव्ड बाय एडिंग सफिशिएंट वाटर इन situ जस्ट बिफोर अप्लाइंग द मोटार। ये बात गलत है। तो पहली बात सही है, दूसरी बात गलत है। सो आंसर इज सी।
क्लियर है? चलो अच्छा, पीछे लाइम मोटार और ये बता देता हूँ, सुर्खी मोटार, बस फिर ख़त्म करते हैं क्लास को। प्रॉपर्टी टू प्रोसेस बाय द मोटार। अच्छा, पीछे मैंने जानकारी दी थी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मोटार में। लाइम मोटार, जिसमें लाइम यूज़ करते हैं एज अ बाइंडिंग मटीरियल। लाइम अगर आपने फैट लाइम यूज़ किया, यूज़ होगा प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग के अंदर। हाइड्रोलिक लाइम यूज़ हुआ तो मेसनरी वर्क के अंदर यूज़ होगा। लाइम और सैंड की प्रोपोर्शन कितनी होनी चाहिए वो भी आपको बता रखी है। पॉइंटिंग वर्क क्या होता है? रिपेयर वर्क होता है। इसमें स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा निकल के आती है। द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ इज कंपैरेटिवली मोर। तो ब्रिक्स में से जब मोटार फॉल ऑफ कर जाता है, इसको दोबारा क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। वो प्रोसेस जिसमें आप मोटार को दोबारा अप्लाई करो ब्रिक्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, इसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वर्क। इसमें स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। लाइम मोटार में आपको स्ट्रेंथ कम मिलेगी, रेट ऑफ सेटिंग कम मिलेगी, पर वर्केबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, श्रिंकेज कम मिलेगी। ये तो लाइम मोटार की कहानी हुई। लाइम मोटार इज जनरली मेड विद, तो देखो लाइम मोटार जनरली किससे बनाते हैं? हाइड्रोलिक लाइम से बनाते हैं। जनरली मेड विद हाइड्रोलिक लाइम, मेसनरी के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, सुर्खी मोटार। अब सुर्खी मोटार क्या है? जिसमें हमने क्या यूज़ किया? एग्रीगेट यूज़ कर लिया, सुर्खी। तो एग्रीगेट यूज़ कर लिया, सुर्खी, साथ में आप क्या यूज़ कर सकते हो? लाइम भी यूज़ कर सकते हो। सुर्खी के साथ सैंड भी यूज़ की जा सकती है, तो सुर्खी के साथ सैंड भी यूज़ की जा सकती है। तो प्रोपोर्शन बता रखी है आपको, प्रोपोर्शन इज बीइंग गिवन टू यू, सो यू कैन डायरेक्टली रेफर द प्रोपोर्शन फ्रॉम हियर। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट है लाइम सीमेंट मोटार। कहने का मतलब है दो बाइंडिंग मटेरियल भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इस मोटार के अंदर लाइम की भी प्रॉपर्टी होगी, सीमेंट की भी प्रॉपर्टी होगी। इसको गेज्ड मोटार भी बोला जाता है। पीछे लिखा था कॉम्पोजिट मोटार या गेज्ड मोटार। तो इसमें एडवांटेज आ जाएगी सीमेंट मोटार की, स्ट्रेंथ ज़्यादा, रेट ऑफ सेटिंग ज़्यादा। लाइम मोटार की भैया श्रिंकेज कम, प्लास्टिसिटी ज़्यादा, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा। किस प्रोपोर्शन में यूज़ करेंगे? प्रोपोर्शन दे रखा है लाइम, सीमेंट और सैंड का। ये प्रोपोर्शन इज बीइंग गिवन टू यू। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। स्टैंडर्ड रिजल्ट कैन बी यूज डायरेक्टली। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? सुर्खी इज एडेड टू द लाइम मोटार। सुर्खी ऐड करते हैं लाइम मोटार में, क्या करने के लिए? श्रिंकेज को बचाने के लिए। अभी पीछे बताया था, सुर्खी को ऐड किया हमने लाइम मोटार के अंदर, तो उसका पर्पस क्या होता है? श्रिंकेज को बचाना और हाइड्रोलिसिटी इम्पार्ट करना। चाहिए और काम होता है। इसको कैसे बताऊँ हाइड्रोलिसिटी इम्पार्ट करना? सुर्खी क्ले से बनी है, क्ले का फंक्शन क्या होता है? तो इम्पार्ट दी हाइड्रोलिसिटी। तो ये हाइड्रोलिसिटी भी इम्पार्ट करती है, तो श्रिंकेज भी रोकती है क्योंकि ये एग्रीगेट का काम कर रही है, और हाइड्रोलिसिटी भी इम्पार्ट कर रही है। नेक्स्ट, फॉर आइडेंटिकल स्ट्रेंथ अ कंपोजिट सीमेंट लाइम मोटार इज प्रेफर्ड ओवर सीमेंट मोटार। सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। पीछे बताया अभी आपको। कंपोजिट सीमेंट लाइम मोटार हैज हायर ड्राइंग श्रिंकेज देन सीमेंट मोटार। नहीं, ड्राइंग श्रिंकेज कम हो जाएगी ना जब आपने लाइम सीमेंट मोटार यूज किया। तो ए सही है, बी गलत है, तो आंसर इज सी। तो आंसर सी आ गया हमारा। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट। बाकी हम कल करते हैं, टुमारो वी विल डिस्कस दिस। चलिए, थैंक यू एवरीवन।
Exciting news for all GATE aspirants. Save up to 57% off on your GATE subscription and up to 4-month free extension. Hurry! Offer valid till 4th Jan 2024. Enroll now. Unacademy. Let's crack it.